अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो हमारी है रोड मैप के बारे में, जो कि हमारा होगा एमडी कैट से लेके और एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन और क्लासेस स्टार्ट होने तक का रोड मैप। तो हम बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोज़ आपने जो है 13 नवंबर 2022 को अपना एमडी कैट दिया था, जो कि इस साल का एमडी कैट जिस दिन हुआ था, एमडी कैट डे। तो आपने एमडी कैट दिया, उसके तीन नताइज हो सकते हैं। हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। तो आपने एमडी कैट दिया, उसके 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक ऐसे स्टूडेंट्स लकी होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स आते हैं, गुड मार्क्स स्कोरिंग स्टूडेंट्स, और उनका मेरिट काफ़ी हाई बन रहा होता है। दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका मेरिट बॉर्डर लाइन के ऊपर बन रहा होता है, मतलब उनको बस थोड़े से मार्क्स चाहिए होते हैं अपना मेरिट हाई करने के लिए या सेफ जोन में लेके जाने के लिए। और तीसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका किसी वजह से जो है एमडी कैट इतना सही नहीं हो पाता और वो इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, और उनको पहले से ही मतलब पता चल जाता है कि अब उनका नहीं हो पाएगा इस साल, और कोई भी वो वजह हो सकती है। हमने गुड मार्क्स स्टूडेंट्स को लेके फ़िलहाल चलेंगे और फिर दूसरे मार्क्स वाले स्टूडेंट्स का भी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फ़िलहाल रोड मैप जो है गुड मार्क्स वाले स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करेगा, और जो बॉर्डर लाइन के ऊपर है उनके ऊपर फोकस करेगा। तो जिनके गुड मार्क्स आते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, उनका मेरिट जो है 90 प्लस बन रहा होता है, 90% या 91 से ऊपर होता है उनका जो है मेरिट। तो वो उसके बाद क्या करते हैं, तो उनका जैसे ही एमडी कैट हो गया तो वो एक चीज़ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन में लग जाते हैं। तो उनको अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। पहले वो अपना सीएनआईसी बनवाते हैं, अगर किसी का सीएनआईसी नहीं है तो सीएनआईसी नहीं है, सीएनआईसी बे फॉर्म या पासवर्ड अपना बनवाते हैं जिसने यूज़ करना है। फिर एचएससी का एसएससी का रिजल्ट कार्ड अपना जो है ले लेते हैं, अगर बोर्ड में पड़ा है या किसी कॉलेज वगैरह का बच्चों ने उठाया नहीं होता तो वो अपना लेके आते हैं। और डोमिसाइल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिलता है, वो डोमिसाइल है। गवर्नमेंट की अंदर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में जिसकी बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है, वो डोमिसाइल है। तो डोमिसाइल्स काफ़ी बच्चों का नहीं बना होता, तो वो डोमिसाइल्स जो है वो बनवाना पड़ता है। उसके बाद जो और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, जैसे अगर कोई हाफ़िज़ कुरान है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, कोई अंडर डेवलप सीट्स वगैरह के ऊपर अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए कोई सर्टिफिकेट्स होते हैं, वो चाहिए होते हैं, या और कोई भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे जो है ना आप प्रिपेयर कर लेते हो। और वो डॉक्यूमेंट्स का आपको पता कहाँ से चलता है, प्रोस्पेक्टस एक आती है आपकी, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो एडमिशन कंडक्ट करवा रही होती है, वो आपको प्रोस्पेक्टिव देती है। तो अब डोमिसाइल के ऊपर भी काफ़ी बच्चों को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो हम डोमिसाइल के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो डोमिसाइल जो है ना, आपका जिस प्रोविंस का होता है, जिस प्रोविंस का आपका डोमिसाइल है, सिर्फ आप उसी प्रोविंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट सीट्स के अंदर। प्राइवेट के लिए आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और डोमिसाइल अगर आपका पंजाब का है तो आप पंजाब के पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो रेसिप्रोकल सीट्स को हम जो है डिस्कस करेंगे नीचे आते हुए। फिलहाल डोमिसाइल का हमने ये क्लियर कर दिया, और डोमिसाइल इंपॉर्टेंट है बहुत, इसके बगैर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आपने जो है ना डोमिसाइल जिन बच्चों का नहीं बना हुआ तो वो बनवाना है। उसके बाद डोमिसाइल आपका बन गया, आपने डॉक्यूमेंट सारे प्रिपेयर कर दिए। अब आपने जो है वेट करना है। अब वेट करने के बाद एडमिशन ओपन हो गए। अब आपके एडमिशन ओपन हो गए, और जब इधर ही बॉर्डर लाइन स्टूडेंट्स को भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। पहले बॉर्डर लाइन जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करेंगे, जैसे ही उनको पता चला कि उनका जो मेरिट है वो बॉर्डर लाइन के ऊपर बन रहा है, 90 या 89.9 है, 89.8 है, उनको पता लग गया कि अब उन्होंने इंप्रूवमेंट कुछ करनी है। तो वो जैसे ही एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है उसके फ़ौरन बाद जो है ना इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई कर देते हैं। फेडरल बोर्ड की इंप्रूवमेंट्स, एफपीआई, इस फेडरल बोर्ड की जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी जल्दी हो जाती है, और उनका रिज़ल्ट भी काफ़ी जल्दी आ जाता है। तो वो इम्प्रूवमेंट के एक दो पेपर्स दे देते हैं जिनके उनके मार्क्स जो है ना कम होते हैं। वो पेपर्स देने के बाद वो अपने मार्क्स, या तो उनका रिज़ल्ट पहले आ जाता है, अगर रिज़ल्ट उनका पहले आ जाए ना ये एडमिशन प्रोसेस है, तो वो अपना रिज़ल्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और उनके मार्क्स इंप्रूव्ड हो गए हैं तो वो अपना रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और सीधा एडमिशन प्रोसेस पे आ जाएंगे, जिस तरह ये गुड मार्क्स वाला स्टूडेंट आया था। अगर उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए या उनका रिज़ल्ट नहीं आया, तो फिर या तो उनको अपना पुराना रिज़ल्ट यूज़ करना पड़ेगा एडमिशन लेने के लिए, या तो वो क्या करेंगे कि उनके मार्क्स इंप्रूव नहीं हुए और वो जाएंगे सीधा किस कैटेगरी में, और डू नॉट स्कोर वेल वाली में, और फिर वो रिपीट वाली कैटेगरी में जाएंगे। लेकिन हम फिलहाल फोकस करते हैं अब एडमिशन प्रोसेस के ऊपर। हम आ गए हैं, अब एडमिशन प्रोसेस जो है ओपन हो गया। जैसे अब पंजाब के ऊपर हम बेसिकली फोकस करेंगे, और बाकी जो प्रोविंसेस हैं उनका मैं आपको जो है ना गाइडलाइन एक रफली सा एस्टिमेट दे दूंगा, ताकि आप उनका वो कर लें, ठीक है। तो अब एडमिशन, अब जैसे पंजाब के अंदर अभी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, और 12 दिसंबर तक लास्ट डेट है एडमिशन सबमिट कराने की, एडमिशन फॉर्म जो सबमिट कराने की। अब एडमिशन के लिए जोन सी यूनिवर्सिटी जो है वो आपका एडमिशन कंडक्ट करवा रही होती है, उसकी वेबसाइट पे आपने जाना होता है, और उधर एक एडमिशन पोर्टल होता है जिसके ऊपर आप जो है ना अप्लाई करते हो। जब हम पंजाब के लिए फ़ोकस कर रहे हैं तो पंजाब का जो है ना एप्लीकेशन जो हम खोलेंगे पोर्टल, तो उस पे अंदर हमने एप्लीकेशन फ़िल करनी होगी। फिर आपको जो एप्लीकेशन फ़िल करने के बाद अपने सारे उधर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है ना फिज़िकली नहीं, सॉफ्ट फॉर्म में आपने सबमिट कराने होते हैं। इन पिक्चर फॉर्म जो उधर अपलोड करने होते हैं, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है, कार्ड वगैरह के नंबर्स और एड्रेस वगैरह ये सब कुछ लिखना होता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि आप कैटेगरीज़ होती हैं अप्लाई करने के लिए।
तो ओपन मेरिट होती है। ओपन मेरिट ये चीज़ है, ओपन मेरिट कैटेगरी है, रेसिप्रोकल कैटेगरीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड सीट्स हैं जिनको हम कोटा वगैरह कहते हैं, और डिसेबिलिटी सीट्स हैं, ये कोटाज होते हैं डिफरेंट। तो हम सबसे पहले ओपन मेरिट की बात कर लेते हैं। ओपन मेरिट ये है कि जिसके ऊपर मतलब पंजाब का अब ओपन मेरिट है ना, तो पंजाब के सारे स्टूडेंट्स जो है ना इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स इसके ऊपर कम्पीट करेंगे ओपन मेरिट के अंदर। ओपन मेरिट के अंदर सारे स्टूडेंट इकट्ठे कम्पीट करेंगे, ठीक है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई कोटा वाला है या नहीं है, सारे इक्वल हैं और सारे इकट्ठे कम्पीट करेंगे। अब रेसिप्रोकल सीट्स क्या होती हैं, इनका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है हमेशा बच्चों को कि रेसिप्रोकल सीट्स जो होती हैं ना, एक प्रोविंस की दूसरे प्रोविंस के अंदर सीट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब की जो सीट्स हैं वो KPK के अंदर, ठीक है। KPK की सीट्स पंजाब के अंदर, या बलूचिस्तान की सीट्स KPK के अंदर पंजाब के अंदर, और इसी तरह रेसिप्रोकल सीट्स का मतलब है। अब रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अप्लाई कैसे करते हैं, तो हर प्रोविंस का स्टूडेंट जो होता है ना, वो अपने प्रोविंस का जब अप्लाई कर रहा होता है एप्लीकेशन फॉर्म, तो उधर ही साथ आपको जो है रेसिप्रोकल सीट्स का आपको ऑप्शन मिलता है, और उससे आप रेसिप्रोकल सीट्स पे जब टिक कर लेते हो तो सारे प्रोविंसेस की रेसिप्रोकल सीट्स के अंदर आप जो है ना एंटर हो जाते हो उनके मेरिट के अंदर। फॉर एग्जांपल अब हम पंजाब वाले एक बच्चे का कर रहे हैं, तो पंजाब वाला बच्चे ने जब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन किया तो उसके पास चूज़ करने के लिए दो ऑप्शन आए कि एक ओपन मेरिट के लिए भी आप कम्पीट करना चाहते हैं, उसने ओपन मेरिट को भी टिक किया। फिर उसने कहा कि रेसिप्रोकल सीट्स के लिए भी आप कम्पीट करना चाहते हैं, तो मैंने रेसिप्रोकल सीट्स को भी टिक कर दिया। अब ओपन मेरिट में मैं पूरे पंजाब में अपने सारे पंजाब वाले स्टूडेंट्स के साथ जो है कम्पीट करूँगा, और रेसिप्रोकल जब मैंने टिक किया तो रेसिप्रोकल जितनी भी पंजाब की सीट्स हैं ना, KPK में, बलूचिस्तान में, जो सिंध में, इन सारी जगहों पे जितनी भी पंजाब की सीट्स हैं ना, हर प्रोविंस के अंदर 3 से या 4 सीट्स होती हैं। तो उन सब के अंदर भी अब मैं इन हो गया हूँ, और उधर भी मैं मेरिट कम्पीट करूँगा। कम्पीट किसके साथ करूँगा, पंजाब वाले स्टूडेंट्स के साथ, क्योंकि पंजाब वालों ने, बाकी सारे भी मेरे साथ पंजाब वाले ही हैं जिन्होंने रेसिप्रोकल सीट्स के ऊपर अप्लाई किया। तो इसी तरह अगर KPK वाला कोई बच्चा, जब वो KPK अपनी प्रोविंस की वेबसाइट के ऊपर जाके और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहा होगा, तो उधर ही साथ वो रेसिप्रोकल का जो है वो भी चूज़ करेगा। अब रेसिप्रोकल आपने चूज़ कर ली, ओपन मेरिट चूज़ कर ली, ज़्यादातर बच्चे यही दो वो करते हैं। उसके बाद आती हैं, अगर किसी आप अंडर डेवलप सीट्स वगैरह से, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट वगैरह से हैं, ठीक है, आपका डोमिसाइल उधर का है, तो उनकी कोटा सीट्स होती हैं कुछ। तो जितने भी अंडर डेवलप्ड उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट वाले जो लोग होंगे ना, आपने वो सिलेक्ट करना है, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कराने पड़ते हैं। तो उसकी जितनी सीट्स होंगी उसके ऊपर आप सिर्फ जो है ना कम्पीट करेंगे, और आपके साथ जितने भी अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट वाले और लोग होंगे ना, वो कम्पीट करेंगे। तो उसके ऊपर पंजाब वाले या बाकी ओपन मेरिट वाले कम्पीट नहीं कर सकेंगे। वो आपने अगर अगर आपके पास आप एप्लीकेबल हैं उसके लिए, तो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे। फिर डिसेबिलिटी की सीट्स होती हैं जिनको कोटा सीट्स कहते हैं, और इसी तरह काफ़ी और भी सीट्स होती हैं। तो उनके ऊपर अगर आपका डिसेबिलिटी है और आपके पास सर्टिफिकेशन वगैरह सब कुछ है अवेलेबल, तो आप जो है ना डिसेबिलिटी के लिए भी अप्लाई करते हैं। और जितनी चीज़ों के लिए मतलब आप एप्लीकेबल हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारी कैटेगरीज जो है ना आप चूज़ कर लेते हो। अब उसके बाद जब आप चूज़ कर लेते हो, सब कुछ फिल कर लेते हो, तो फिर आपके पास एक चीज़ आती है जिसको कहते हैं कॉलेज प्रायोरिटी लिस्ट या प्रेफरेंस लिस्ट। तो आपसे एप्लीकेशन के लिए वो पूछते हैं कि आप कौन सा कॉलेज प्रेफर करेंगे, या अपनी प्रायोरिटी लिस्ट दें कि किस कॉलेज में आप सबसे पहले जाना चाहेंगे। अगर उसमें नहीं हुआ तो फिर किस कॉलेज में जाना चाहेंगे। तो इसके अंदर भी काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, तो ये भी हम ज़रा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है अभी जो ये चार्ट आपको मिलता है। हर प्रोविंस की जो वेबसाइट होती है वो सबसे पहले एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ करती है। एडमिशन स्टार्ट होते हैं ना, उससे पहले एक प्रोस्पेक्टस रिलीज़ होता है उस प्रोविंस के अंदर अप्लाई करने के लिए, जिसके अंदर उस प्रोविंस की सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उस प्रोस्पेक्टस के अंदर ये पेज होता है एक, जिसके ऊपर लिखा होता है कि कौन से एरिया के स्टूडेंट्स, कौन से डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स, या रेसिप्रोकल सीट्स किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, किस कैटेगरी की, ये सारा कुछ प्लान उसमें लिखा होता है। अब इधर हमने ज़्यादा सीटिंग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप अगर किसी को वो है तो आप स्क्रीनशॉट इधर से ले लें, और सीटिंग वगैरह आप जो है ना इधर से देख लेंगे कितनी सीट्स किस कैटेगरी में किस उसकी हैं। हम जो है ना प्रायोरिटी लिस्ट डिस्कस करेंगे इधर। तो प्रायोरिटी लिस्ट ये होती है, जब हम इधर डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा जो ऊपर मेरिट वाले बच्चे होते हैं ना, वो किस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं, वो किस कॉलेज को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर बनता है मेरिट। तो आपने क्या करना है कि मेरिट लिस्ट आपको जो कॉलेज सबसे मतलब आपने बोला है कि नहीं मैंने इस कॉलेज में जाना है, आपका ड्रीम कॉलेज है, वो कोई भी हो सकता है इन 16 कॉलेजेस में, ये पंजाब के हैं या आप किसी और प्रोविंस के हैं, वो किसी भी कॉलेज में। तो जिस कॉलेज में आपका ना दिल कर रहा होता है कि अच्छा मैंने इस कॉलेज में जाना है, इस कॉलेज में मेरा हो गया तो मैं बस इस कॉलेज में ले लूँगा, तो आप लिस्ट में जो है ना उसको सबसे ऊपर रखते हो। अब ये जो रैंकिंग है ना, ये कितना कॉलेज सबसे अच्छा है या कितना कॉलेज सबसे पुराना है, उस हिसाब से ये रैंकिंग पहले से हुई हुई है। तो इस रैंकिंग के हिसाब से बेसिकली सारे इसी रैंकिंग के हिसाब से जाते होते हैं पंजाब के जो स्टूडेंट हैं। तो वो रैंकिंग ये है कि जैसे किंग एडवर्ड जिसमें सबसे ऊपर है, फिर इलामा इकबाल है उसके, और ये ऐसे नीचे आते आते और ये सारे 16 कॉलेजेस हैं।
तो ये रैंकिंग लिस्ट है बेसिकली कॉलेज कितना अच्छा है और वो है। अब मेरी मर्ज़ी है कि अच्छा मैं अब रावलपिंडी में रहता हूँ और मैं प्रेफ़र ये करना चाहता हूँ कि अच्छा मैं आरएमसी जो है ना वो उसमें हो जाए मेरा, तो मैं उसमें चला जाऊँगा। तो मैं आरएमसी को जो है ना सबसे पहले रख लूँगा इधर ऊपर, सबसे पहले उसको प्रेफ़र कर दूँगा। अब मैंने किया क्या है कि आरएमसी को सबसे ऊपर मैंने कर दिया है। अब सपोज़ कि आरएमसी का मेरिट क्लोज़ हुआ 93% पे, ठीक है? तो मेरे 93% बने ही नहीं, मेरे बने 91% बने, ठीक है? तो मेरा जो है ना आरएमसी में नाम नहीं आया। तो उसके बाद मैं सेकंड प्रेफ़रेंस में लिखा था कि अच्छा आरएमसी में अगर मेरा नाम नहीं आया ना, तो मैं जो है ना ये फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कोई ये कॉलेज ले लेते हैं कि फिर मेरा जो है ना ये इसमें आ जाए, इस कॉलेज में आ जाए नाम, तो मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले लूँगा। तो इस कॉलेज को मैं दूसरी जो है प्रेफ़रेंस पे रख दूँगा। इसी तरह मैं जो है ना अगर फिर मैं देखूँगा अच्छा मेरा इसमें भी नाम नहीं आया, तो फिर मैं इसमें जाना पसंद करूँगा, फिर मैं इसमें जाना पसंद करूँगा। तो इस लिहाज से जो है ना आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाते हो और सारे 16 कॉलेज को आप प्रायोरिटाइज़ करते हो कि अच्छा इसमें नहीं हुआ तो मुझे इसमें भेज देना, इसमें नहीं हुआ तो इसमें भेज देना। तो फिर उसके हिसाब से जब मेरिट बनेगा तो फिर आपको जो है ना अगर आपने पहला सबसे प्रायोरिटाइज़ ऊपर किया था कि आरएमसी इधर मुझे इसमें एडमिशन चाहिए और आरएमसी में आपका मेरिट बन गया, 93 पे क्लोज़ हुआ था, आपका नाम आ गया, ठीक है? तो फिर उसका प्रोसेस हम डिस्कस करते हैं। तो ये है बेसिकली प्रायोरिटी लिस्ट, या आप किस तरह प्रायोरिटाइज़ करते हो कॉलेजेस को सारे। और इसी तरह नीचे जो है ना डेंटल कॉलेजेस भी हैं, तो वो भी 3-4 हैं, तो उनको भी आप देख लेते हो। किसी को सीट्स वगैरह देखनी है, किस उसकी कितनी सीट्स होती हैं, तो वो आप देख लें। पंजाब के अंदर बेसिकली जो टोटल सीट्स होती हैं वो 3047 सीट्स हैं ओपन मेरिट की। 3047 का मतलब ये है कि पंजाब डोमिसाइल वाला कोई भी बंदा इन 3047 सीट्स के ऊपर compete कर सकता है। और टोटल जो है ना बाकी मिला के जो ग्रैंड टोटल हैं बीडीएस की सीट्स भी ओपन मेरिट की मिला के वो 3236 सीट्स हैं। उसके बाद जो डिसेबिलिटी की सीट्स हैं वो किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं ये सारा लिखा हुआ है इस साइड पे। 2 सीट्स हैं किस किस कॉलेज में, और टोटल सीट्स कितनी हैं, और फिर बीडीएस की सीट्स नीचे कितनी हैं, ये सब कुछ इधर जो है ना लिखा हुआ है मेंशन। फिर चोलिस्तान, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स और ओवरसीज़ की कितनी सीट्स हैं, एक्स फाटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, रेसिप्रोकल सीट्स कितनी हैं और गुडविल सीट्स कितनी हैं, ये सारा कुछ आपको लिखा हुआ है। और ये नीचे एंड पे साइड राइट साइड पे ग्रैंड टोटल सीट्स लिखी हुई हैं एमबीबीएस और बीडीएस की। तो आपके प्रोस्पेक्टस के अंदर सब कुछ ये लिखा होगा, ठीक है? अब रोड मैप की तरफ वापस आते हैं। अब प्रायोरिटी लिस्ट हो गई आपकी, ठीक है? आपने जो है ना कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, आपने किन किन के ऊपर compete करना है, आपने कॉलेज की प्रायोरिटी लिस्ट वो कर दी, फिर आपने फ़ी चालान निकलवाया, फ़ी आपने जो है ना पे कर दी। अब आपने फ़ी चालान से फ़ी सबमिट करा दी, एप्लीकेशन सबमिट करा दी। आपने जो है ना फिर क्या करना है, फिर आपका वेट होगा। वेट के बाद पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, ठीक है? पहली मेरिट लिस्ट में जो ऊपर वाले बच्चे हैं जिनका आपका नाम अब पहली मेरिट लिस्ट में, अब 2 चांसेस हैं, या तो आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, ठीक है? या तो आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। अब पहली मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ गया तो आपको जो है ना वो मैसेज एक रिसीव होगा कि आपका नाम आ गया, फ़लाने कॉलेज में आ गया, जो भी आपने प्रायोरिटाइज सेट किया होगा जिस कॉलेज में आपका नाम आ गया होगा। तो आपको मैसेज भी एक रिसीव हो जाएगा और एक जो है ना कॉल और रिसीव हो जाएगी। अब आपका नाम पहली लिस्ट में नहीं आता, तो आप जो है ना वेट करोगे, थोड़े दिनों बाद सेकंड लिस्ट लगेगी और थर्ड लिस्ट लगेगी, फिर फोर्थ लिस्ट, इसी तरह जब तक बच्चे पूरे नहीं होते लिस्टें लगती जाएंगी। अब बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट क्या है, सेकंड मेरिट लिस्ट क्या है और थर्ड मेरिट लिस्ट, ये लिस्टें क्या है। तो बेसिकली ये है कि जो ऊपर वाले बच्चे होते हैं ना जिन्होंने अप्लाई किया होता है, उनका बहुत हाई मेरिट होता है और उनका जो है ना बहुत सारी जगहों पे वो हुआ होता है एडमिशन में। फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने एमडी कैट दिया था और उसका बहुत हाई मेरिट था, उसने जो है इधर भी अप्लाई किया हुआ है, यूएचएस में भी अप्लाई उसने किया है, और उसने नम्स भी दिया था, उसने जो है ना एएमसी के लिए भी अप्लाई किया। और फॉर एग्जांपल उसका पहली मेरिट लिस्ट में नाम आया था, पहली मेरिट लिस्ट जब लगी थी उसका नाम आया था, और उधर से उसका नम्स में भी नाम आया था, तो उसने यूएचएस को छोड़ के और नम्स को प्रेफर कर दिया। सीट्स तो वो एक ही रख सकता था, तो उसने जाके ना नम्स में एडमिशन ले लिया और यूएचएस में एडमिशन नहीं लिया। तो अब उसकी क्या है, सीट खाली हो गई फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, उसने अपना एडमिशन का प्रोसेस आगे वाला कंप्लीट नहीं किया। तो उसकी जगह जब खाली होगी तो उस खाली जगह को फिल करने के लिए न्यू मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके अंदर जो लिस्ट के अंदर नीचे वाला जो नेम होगा, उससे नीचे वाला जो बच्चा होगा उसको मेरिट लिस्ट के अंदर ऊपर कर दिया जाएगा उसकी जगह। अब मेरिट लिस्ट हो गई, ठीक है? आपका नाम भी आ गया, दूसरी में आया, तीसरी में आया, इससे आगे का प्रोसेस क्या है, आपको मैसेज भी रिसीव हो जाएगा, आपको कॉल भी रिसीव हो जाएगी, ठीक है? फिर आपने थोड़ा वेट करना है, उसके बाद मिलता है कॉल लेटर। जब जिस यूनिवर्सिटी में आपका नाम आया होता है ना, वो आपको इशू करती है कॉल लेटर या एडमिशन लेटर, ठीक है? एडमिशन लेटर या कॉल लेटर ये होता क्या है और इसका प्रोसेस क्या होता है, तो हमारे पास एक स्पेसिमन जो कॉल लेटर है वो हमारे पास इधर अवेलेबल है, जो कि इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का कॉल लेटर है। और ये हम ज़रा इसको देख लेते हैं कि कॉल लेटर जो है ना आपको भेजते हैं, उसके अंदर आपने उसको फिल करना है और इसके ऊपर जो मेंशन चीज़ें हैं वो आपने जो है ना उनको जाके कॉलेज जाके इन हैंड ऑफिस में सबमिट करानी होती हैं और फ़ीस वगैरह देनी होती है। इसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिखे हुए होते हैं
कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, और फ़ीस नीचे कोई लिखी हुई है, ये आपने फ़ीस जमा करानी है हॉस्टल वगैरह की, और ये सारी चीज़ें, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिस तरह लिखे हुए हैं उसी तरह जाके आपने फ़िज़िकली जाके और कॉलेज में जो है सबमिट कराने होते हैं। जब ये फॉर्म लेटर और ये सारी चीज़ें और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करा लेते हैं और सारे उसके ऊपर, तो आपका जो है ना एडमिशन कन्फर्म हो जाता है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर आपको जो है ना एक मैसेज रिसीव होता है कि आपकी क्लासेस जो है ना थोड़े दिनों बाद रिसीव होता है कि आपकी क्लासेस जो है स्टार्ट कब होंगे। अब क्लासेस स्टार्ट होने के बाद आपका जो पहला वीक होता है ना किसी भी कॉलेज के अंदर, उसको कहते हैं ओरिएंटेशन वीक। उसके अंदर 7 डेज़ के अंदर आपकी ओरिएंटेशन होती है। उसमें होता क्या है कि आपके जो है बेसिकली 3 डिपार्टमेंट्स हैं। फर्स्ट ईयर में होते हैं एनाटमी डिपार्टमेंट, फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट और बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो वो सारे डिपार्टमेंट इस तरह हैं कि जैसे आपके एफएससी में होते हैं केमिस्ट्री वाले, तो एनाटमी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी टीचर्स होंगे, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स, और जो डेमोज होंगे, जो कि आपकी एसजीडीज़ वगैरह लेंगे, स्किल लैब्स लेंगे, वो सारे आपके आके ना ओरिएंट करेंगे कि अच्छा हम एनाटमी ऐसे पढ़ाएँगे, एनाटमी में हम ये चीज़ें पढ़ेंगे और ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर, और ये टीचर ये पढ़ाएगा आपको, ये टीचर ये पढ़ाएगा, हम इतने साल में ये कवर करेंगे, उसके बाद हम ये कवर करेंगे। फिर फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट होता है, वो फिजियो वाले सारे टीचर्स वगैरह सब कुछ आके और वो बताएँगे। पीएन तक, फिजियो लैब का अटेंडेंट तक सब कोई आके वो आपको बताएँगे कि अच्छा मेरा ये काम है, मैं ये चीज़ें आपको कराऊँगा। इसी तरह बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के आएँगे। फिर उसके बाद जो है ना सोसाइटीज़ वगैरह के टीचर्स आएँगे कि अच्छा ये इस चीज़ की आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी है, इसके अंदर आके आपने पार्टिसिपेट करना है, इसके अंदर हम ये करते हैं, ये स्पोर्ट्स सोसाइटी है। तो डिफरेंट सोसाइटीज़ होती हैं। फिर फैकल्टी मेंबर्स एक-एक करके आते हैं, अपना इंट्रोडक्शन कराते हैं, उनका क्या रोल है आपके उस कॉलेज में और आपका क्या-क्या इश्यू वो सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह पूरे जो है ना आपको ओरिएंटेशन में आपको कॉलेज भी दिखाते हैं कि ये कॉलेज की ये चीज़ है, इसके अंदर ये है, ये लाइब्रेरी है, इस तरह की सारी चीज़ें जो है ना आपको इसके अंदर दिखाते हैं। तो ये आपको पूरी ओरिएंट करते हैं कि अच्छा ये चीज़ें हैं और आपके 5 साल ऐसे-ऐसे आपने एमबीबीएस करना है, ठीक है? तो अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ छोड़ी थी, हम अब उसकी तरफ वापस आते हैं, जो कि है एमडी कैट का, जो हम स्टार्ट में ही वो किए थे कि एमडी कैट 2022 एक तो गुड स्टूडेंट था जिसको हमने पहुँचा दिया कॉलेज के अंदर, ठीक है? उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई। अब जो इम्पोर्टेंट स्टूडेंट है जो कि इस बार स्कोर वेल नहीं कर सका, अब हम आते हैं उसकी तरफ, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप रिपीटर हो सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर कोई बुरी बात नहीं है। आपको एक चीज़ मैं फैक्ट बताना चाहूँ कि हर साल जब एडमिशन्स होते हैं ना, तो हर साल ये गुड स्टूडेंट जब निकलते हैं ना, तो ये इन गुड स्टूडेंट में हमने आप अभी गिनी कि 3200 जो है ना तकरीबन सीट्स हैं एमबीबीएस की। और ये जो गुड स्टूडेंट्स निकले हैं ना, इसके अंदर 1500 से 1600 स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, हमेशा वो पिछले साल के रिपीटर्स होते हैं। उन्होंने पिछले साल वो डिडंट स्कोर वेल कैटेगरी में होते हैं, और वो ये सारी चीज़ें वो क्या करते हैं, वो जो है ना अपने साथ स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है? अपने आप के ऊपर उनका यकीन होता है, वो अपनी मिस्टेक्स देखते हैं, उनको दुरुस्त करते हैं, और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने देखते हैं कि उनके क्या वीक पॉइंट्स हैं, उनको ओवरकम करते हैं, ठीक है? और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करते अपना, और पहले से ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने ऊपर यकीन करते हैं कि वो कर सकते हैं वो। और उनके साथ सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से वो जो है स्कोर नहीं अच्छा कर सकते थे, लेकिन वो उनके अंदर पोटेंशियल है, उनको पता होता है, और वो जब नेक्स्ट ईयर आते हैं ना, तो अपनी सारी जो मेहनतें उन्होंने की होती हैं और उन्होंने जो हार्ड वर्क किया होता है, फिर उसको दिखाते हैं उधर, और एमडी कैट में वो अच्छा स्कोर करते हैं, और फिर ये सारा साइकिल वो इधर वापस आते हैं गुड मार्क्स के अंदर, और फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, और फिर हम उनको पहुंचाते हैं किधर, कॉलेज के अंदर, ठीक है? तो ये थी हमारी आज का जो है रोड मैप फ्रॉम एमडी कैट टू एमबीबीएस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो नीचे हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुक्रिया।